डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे फैक्टर्स अफेक्टिंग सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस इन लिक्विड्स एंड हेनरीज लॉ। स्टार्ट करते हैं कुछ फैक्टर्स से जो सॉल्युबिलिटी को अफेक्ट करते हैं गैसेस की। नेचर ऑफ द गैस एंड द सॉल्वेंट। कुछ गैसेस जैसे अमोनिया, सल्फर डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन क्लोराइड वाटर में ज़्यादा सॉल्युबल होती है, जबकि हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड वाटर में कम सॉल्युबल होती है। इसका कारण ये है बच्चों कि अमोनिया, सल्फर डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन क्लोराइड जैसी गैसेस के जो पार्टिकल्स होते हैं वो पोलर होते हैं। वाटर एक पोलर सॉल्वेंट है, इसलिए ये गैसेस वाटर में आसानी से डिज़ोल्व हो जाती हैं। मोर ओवर व्हाट हैपन्स, these gases react with water. For example, ammonia reacts with water to produce ammonium hydroxide. Sulfur dioxide reacts with water to produce sulfurous acid. Similarly, hydrogen chloride dissolves in water to form an acid. H positive of HCl reacts with the water to produce H3O positive, and Cl negative remains free in the solution. So as a result, what happens, the solution of HCl in water is a strong acidic solution and it is called hydrochloric acid. But अगर आप हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड है ना जैसी गैसेस को अगर वाटर में मिक्स करते हैं तो देखिए इनमें से हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन ये केमिकली रिएक्ट नहीं करते। CO2 थोड़ा बहुत रिएक्ट करती है, कार्बोनिक एसिड बनाती है, बट उतना ज़्यादा रिएक्शन नहीं है। तो हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ये गैसेस वाटर में बहुत ज़्यादा डिज़ोल्व नहीं होती हैं। ठीक है, मेन कारण आप याद रखेंगे कि इन गैसेस के जो पार्टिकल्स होते हैं वो हैं नॉन पोलर। वाटर एक पोलर सॉल्वेंट है, इसलिए ये गैसेस वाटर में उतना ज़्यादा सॉल्युबल नहीं हो पाती। लेकिन याद रखिए कि जो गैसेस मैंने अभी आपके साथ डिस्कस किया, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, CO2 ये गैसेस नॉन पोलर सॉल्वेंट्स में ज़्यादा सॉल्युबल होती है ना। नॉन पोलर सॉल्वेंट्स जैसे कार्बन टेट्राक्लोराइड है, कार्बन डाइसल्फाइड है, एसीटोन है, इनमें ये ज़्यादा सॉल्युबल होंगी, जबकि अमोनिया, सल्फर डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन क्लोराइड गैस ये नॉन पोलर सॉल्वेंट्स में ज़्यादा सॉल्युबल नहीं होंगी। नेक्स्ट फैक्टर डिस्कस करते हैं बच्चों, टेम्परेचर। देखिए इन जनरल क्या होता है कि टेम्परेचर बढ़ाने से सॉल्युबिलिटी गैसेस की कम होती है। ऐसा इसलिए होता है कि आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो जो काइनेटिक एनर्जी में इंक्रीज़ होता है गैस के पार्टिकल्स का, उसके कारण वो लिक्विड से बाहर निकल जाते हैं। दूसरा याद रखिए कि गैसेस की सॉल्युबिलिटी वाटर में एक्सोथर्मिक होती है, और ली चैटलियर प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग अगर आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो जो सॉल्युबिलिटी है वो कम होगी। ठीक है, लेकिन अगर हम कुछ और लिक्विड सॉल्वेंट्स को लें है ना, तो उसमें क्या होता है, अगर हमारी गैसेस हैं कुछ लाइक हीलियम, आर्गन, नियॉन, यहाँ पर थोड़ा उल्टा ट्रेंड देखने के लिए मिलता है। इन टेम्परेचर इंक्रीज़ होने के साथ सॉल्युबिलिटी इंक्रीज़ होती है। ठीक है, अब नेक्स्ट फैक्टर लेते हैं प्रेशर। देखो बच्चों, प्रेशर का इफेक्ट सॉल्युबिलिटी के ऊपर क्वांटिटेटिवली स्टडी किया विलियम हेनरी ने, और उनकी क्वांटिटेटिव स्टडी से मिला है हेनरीज लॉ, यानी उनकी क्वांटिटेटिव स्टडी का आउटकम है हेनरी लॉ। तो चलिए पहले डिस्कस करते हैं कि प्रेशर जो है वो किस तरीके से सॉल्युबिलिटी को इफेक्ट करता है। इस स्लाइड में देखेंगे हमारे पास दो कंटेनर है बच्चों, पिस्टन है इन कंटेनर्स के साथ फिट है ना। देखिए ये क्या है, वो सॉल्वेंट है, मान लेते हैं वाटर है, ठीक है, और ऊपर जो रेड डॉट्स आप देख रहे हैं वो क्या है, गैस है। यहाँ पर है प्रेशर P1। ठीक है, तो जब आप क्या करते हैं, पिस्टन को नीचे की तरफ पुश करेंगे तो क्या होगा, जो गैस के पार्टिकल्स यहाँ ऊपर हैं दे विल गेट इनटू लिक्विड, दे विल गेट डिजॉल्व। सिमिलरली some particles at the same time will also come out. So there are two processes which are happening. In the beginning, the rates of these two processes are different. But what happens after some time,
the number of particles going into the liquid are equal to the number of particles which are coming out. So as a result, there is a particular pressure on this liquid now, and the amount of gas dissolved in the liquid has become stable. It has become constant, rather constant हो गई है ना। तो ये देखिए, अगर आप एक और प्रेशर ले लें P2 जो कि P1 से ज़्यादा है, तो ये P2 प्रेशर P1 से ज़्यादा है, इसका मतलब आपने क्या किया कि इस पिस्टन को और ज़्यादा नीचे की तरफ धकेला, जिससे यहाँ प्रेशर बढ़ गया। यानी ये प्रेशर एक्चुअली क्या है, P2 है ना। यहाँ पे भी आपने क्या किया, पिस्टन को नीचे की तरफ प्रेस किया, तो यहाँ पर प्रेशर जो है अंदर वो है P1। यहाँ पर आपने और ज़्यादा प्रेस किया तो यहाँ पे प्रेशर हो गया P2। ठीक है, तो जितना आप उसको प्रेस करेंगे और ज़्यादा पार्टिकल्स अंदर जाएंगे, है ना। फिर कुछ पार्टिकल बाहर भी आएंगे, कुछ समय बाद इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश हो जाएगा, यानी जितने पार्टिकल अंदर जा रहे हैं उतने पार्टिकल बाहर आ रहे हैं, है ना। और जैसे ही वो इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश हो जाएगा तो यहाँ पर आप देख रहे हैं पार्टिकल्स जो हैं उनका नंबर ज़्यादा है कंपेयर टू, है ना, जो कंटेनर नंबर 1 कह सकते हैं। ठीक है, इसके कंपैरिजन में यहाँ पार्टिकल ज़्यादा है। इसका मतलब प्रेशर बढ़ाने से क्या होता है, ज़्यादा पार्टिकल्स लिक्विड के अंदर जाते हैं, नया इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश होता है, यानी सॉल्युबिलिटी बढ़ जाती है। इनफैक्ट लिक्विड की गैस की सॉल्युबिलिटी हम कैसे डिफाइन करेंगे लिक्विड में, देखिए इसको ध्यान से सुनेंगे। इट इज़ डिफाइंड एज the volume of a gas dissolved in a given volume of a liquid, volume of a gas dissolved in given volume of a liquid at a particular temperature to form a saturated solution। Saturated solution मतलब आप एक प्रेशर, देखिए आप क्या करते हैं, एक पर्टिकुलर प्रेशर गैस के ऊपर डालते हैं, तो होता क्या है उससे कि कुछ पार्टिकल्स अंदर जाते हैं, कुछ पार्टिकल्स बाहर आते हैं, और कुछ समय बाद क्या होता है, ये दोनों जो प्रोसेस होती हैं वो इक्वल हो जाती हैं रेट में, और फिर इक्विलिब्रियम जो इस्टेब्लिश हो जाता है, तो वो इक्विलिब्रियम क्योंकि एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे है, तो उस पर्टिकुलर टेम्परेचर में अंदर जो है पार्टिकल्स का कुछ पर्टिकुलर अमाउंट रहता है ना। और जब वो इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश हो गया, इट मीन्स सॉल्यूशन जो है वो क्या है, सैचुरेटेड सॉल्यूशन है उस प्रेशर के ऊपर। अब आप प्रेशर, जैसे मैंने थोड़ी देर पहले बताया, और बढ़ाएंगे तो फिर एक नया इक्विलिब्रियम सेटअप होगा, और नए इक्विलिब्रियम में और ज़्यादा पार्टिकल्स आपको मिलेंगे अगर आपने प्रेशर बढ़ाया, है ना। लिक्विड के अंदर और ज़्यादा पार्टिकल्स होंगे अगर आपने प्रेशर बढ़ाया। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। अब हम पढ़ते हैं बच्चों हेनरीज लॉ क्या होता है। स्टेटमेंट क्या है, मास ऑफ अ गैस डिजॉल्व पर unit volume of a solvent at a constant temperature is directly proportional to the pressure of the gas in equilibrium with the solvent। देखिए यहाँ पर जो प्रेशर है, ठीक है, वो इस सॉल्वेंट के साथ इक्विलिब्रियम में है, राइट। तो जो अंदर मास है गैस का, ठीक है, हेनरी लॉ ये कहता है जो मास है दैट इज प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर ऑफ द गैस इन इक्विलिब्रियम विद द सॉल्वेंट और लिक्विड। चलिए अब इसको हम इस तरीके से दे सकते हैं, यहाँ पर जो K है ना, वो क्या है, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। देखिए अब हुआ क्या कि जिस समय हेनरी ने ये लॉ दिया, साइमल्टेनियसली एक साइंटिस्ट थे डेल्टन, जिन्होंने डेल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर दिया है, उन्होंने भी यही कहा कि जो मास होता है किसी गैस का लिक्विड में डिजॉल्व, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है उसके पार्शियल प्रेशर के। तो देखिए कभी कभी हमारे पास, इनफैक्ट मोस्ट ऑफ द टाइम, ठीक है, हमारे पास कई गैसेस हो सकती हैं, A, B, C, एक मिक्सचर हो सकता है गैस का। तो यानी इस लिक्विड में डिज़ोल्व होंगी सभी गैसेस, है ना। और जितना भी किसी गैस का अमाउंट लिक्विड में डिज़ोल्व होगा, सपोज Ma इज़ द मास ऑफ A गैस इन वाटर और लिक्विड, वो प्रोपोर्शनल होगा टू द पार्शियल प्रेशर ऑफ A, ऊपर जो पार्शियल प्रेशर है A का, है ना, इसको हम वेपर फेस भी बोलते हैं। तो पार्शियल प्रेशर ऑफ A इन द वेपर फेस, है ना। और ये प्रेशर क्या है, ये प्रेशर है गैस का इन इक्विलिब्रियम विद द लिक्विड। तो ये है आपका हेनरी लॉ। अब देखेंगे इसको थोड़ा सा और डिस्कस करेंगे। देखिए तो
यहाँ पर अगर हम m को रिप्लेस कर दें बच्चों x से, मतलब मोल फ्रैक्शन से, है ना, तो लॉ क्या बन जाता है Kp, है ना। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं P इज इक्वल टू 1/kx, ठीक है। और ये जो आपके पास 1/k है, इसको हम लिख सकते हैं KHx। अब ये जो KH है, दिस KH इज कॉल्ड हेनरीज कांस्टेंट, ठीक है। चलिए, तो अब हमारे पास एक नया स्टेटमेंट आ गया है हेनरी लॉ का, और वो स्टेटमेंट क्या है कि द पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस इन द वेपर फेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ द गैस इन द सॉल्यूशन। अब इसको देखिए, पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस, है ना, किसी गैस का पार्शियल प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ द गैस इन द वेपर फेज, ठीक है। दिस इज न्यू स्टेटमेंट, राइट। चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट देखते हैं हेनरीज लॉ कांस्टेंट। जैसे मैंने पीछे बताया के एच, तो अभी हम यहाँ पर के एच के बारे में पढ़ रहे हैं। के एच कुछ फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करता है, जैसे नेचर ऑफ द गैस, ठीक है। देखिए, कुछ गैसेस के लिए के एच की वैल्यू ज़्यादा होती है, कुछ गैसेस के लिए के एच की वैल्यू कम होती है। हर एक गैस के लिए के एच की वैल्यू, है ना, अलग अलग होती है। तो के एच की वैल्यू जो है वो डिपेंड करती है नेचर ऑफ द गैस के ऊपर। दूसरा, के एच डिपेंड करता है बच्चों टेम्परेचर के ऊपर, ठीक है। के एच जो है, के एच, है ना, डिक्रीज होता है विद द इंक्रीज इन टेम्परेचर। के एच की वैल्यू क्या होती है, डिक्रीजेज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। सॉरी, मैं अपने आप को करेक्ट करता हूँ, मैंने आपको थोड़ा गलत बता दिया। के एच की वैल्यू क्या होती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर होती है ना। कि आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो के एच की वैल्यू भी बढ़ेगी। इसीलिए क्या होता है कि जब आप टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो गैसेस की सॉल्युबिलिटी क्या होती है, कम होती है, बिकॉज के एच की वैल्यू बढ़ जाती है। और इसको मैंने ऊपर देखिए बगल में एक पॉइंट है, हम डिस्कस करेंगे, ठीक है, ये वाला। तो पहले मैं दोबारा आपको क्लियर कर दूं, मैंने थोड़ा सा गलत कह दिया था कि जो के एच है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है बच्चे टेम्परेचर से। आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे के एच की वैल्यू भी बढ़ेगी, ठीक है। और यही चीज़ इफेक्ट करती है सॉल्युबिलिटी को, राइट। अब देखेंगे सॉल्युबिलिटी जो है वो और के एच कैसे रिलेटेड है। सॉल्युबिलिटी ऑफ अ गैस इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू के एच, यानी अगर के एच की वैल्यू किसी गैस के लिए ज़्यादा है तो उसकी सॉल्युबिलिटी होगी कम, और अगर के एच की वैल्यू कम है तो सॉल्युबिलिटी होगी ज़्यादा, ठीक है। यहाँ पे जो थोड़ा मिस्टेक होगी तो इसको ध्यान रखिएगा। ओके, ये देखिए बच्चों, हमारे पास एक ग्राफ है। तो ये ग्राफ कैसा है, जब आप पार्शियल प्रेशर किसी गैस का, है ना, लें और उसको उसके मोल फ्रैक्शन के साथ प्लॉट करें, और मोल फ्रैक्शन भी किस में, लिक्विड में, ठीक है, उस गैस का जो सॉल्यूशन है, तो जिस लिक्विड में आपने सॉल्यूशन बनाया उसमें उसकी जो मोल फ्रैक्शन है उसको, और उस गैस का जो पार्शियल प्रेशर है लिक्विड के ऊपर, उनको एक प्लॉट करें तो आपको एक ग्राफ मिलेगा इस तरह का। और इस ग्राफ का जो स्लोप होता है यही होता है के एच। चलिए नेक्स्ट स्लाइड में डिस्कस करते हैं लिमिटेशंस ऑफ हेनरी लॉ। हेनरीज लॉ जो है बच्चों, ये इन कंडीशंस में अप्लाई होता है। फर्स्ट कंडीशन क्या है, टेम्परेचर इज़ नॉट टू लो, मतलब टेम्परेचर बहुत कम नहीं होना चाहिए। फिर प्रेशर जो है वो लो होना चाहिए, बहुत हाई नहीं होना चाहिए। और गैस हाईली सॉल्युबल नहीं होनी चाहिए। गैस को ना तो डिसोशिएट होना चाहिए ना एसोशिएट होना चाहिए। डिसोशिएट मतलब, अब जैसे HCl है, तो HCl क्या करती है, वाटर में डिसोशिएट हो जाती है और H3O पॉजिटिव और Cl नेगेटिव बनाती है। मैंने आपको बताया इट फॉर्म्स अ सोल्यूशन विच इज़ एसिडिक इन नेचर एंड इट इज़ क्वाइट अ स्ट्रॉन्ग एसिड, इट इज़ कॉल्ड हाइड्रोक्लोरिक एसिड। कुछ गैसेस क्या होती हैं बच्चों, एसोशिएट हो जाती हैं सॉल्वेंट के साथ। जैसे आप सल्फर डाइऑक्साइड लें, है ना, तो वो जब वाटर के साथ एसोशिएट हो जाएगी तो क्या बनाएगी, सल्फरस एसिड बनाएगी, H2SO3। तो ऐसे केसेस नहीं होने चाहिए। अगर गैसेस केमिकली रिएक्ट करेंगी तो हाईली सॉल्युबल हो जाएंगी, राइट। तो उन कंडीशंस में भी हेनरी लॉ एप्लीकेबल नहीं होगा। आइए एप्लीकेशंस डिस्कस करते हैं हेनरी लॉ का। पहला एप्लीकेशन क्या है, इन द प्रोडक्शन ऑफ कार्बोनेटेड बेवरेजेस। जैसे आप कोल्ड ड्रिंक्स पीते हैं, है ना, कुछ लोग शैम्पेन पीते हैं, और भी कुछ बेवरेजेस होती हैं। तो इनमें क्या होता है, CO2 गैस को डिज़ोल्व किया जाता है काफ़ी
प्रेशर में, है ना। तो आप देखते होंगे जब आप किसी कोल्ड ड्रिंक का जो टॉप खोलेंगे तो बहुत फिजीनेस होती है उसके अंदर और काफ़ी तेज़ी से गैस बाहर निकलती है, ठीक है। कुछ कंडीशंस में फिजीनेस जो होती है दैट्स प्रीटी ओबियस, राइट, एंड इट मेक्स द थिंग एक्साइटिंग, ठीक है। तो देखिए क्या होता है, क्यों होता है, बिकॉज उसमें CO2 को डिज़ोल्व किया गया है काफ़ी प्रेशर डाल करके। जब आप ढक्कन खोलते हैं तो बाहर का प्रेशर कम है, देखिए, और अंदर सॉल्युबिलिटी ज़्यादा थी। तो बाहर का प्रेशर कम होने से अब क्या होता है, उसकी सॉल्युबिलिटी कम होगी, वो बहुत तेज़ी से बाहर आएगी, बबल्स की फॉर्म में बाहर आती है और इसीलिए आपको फिजीनेस दिखती है। तो यहाँ पे हेनरी लॉ का एप्लीकेशन है, ठीक है। दूसरा यहाँ पर देखिए, हाई ऑल्टीट्यूड पे क्या होता है बच्चों कि ब्रीदिंग प्रॉब्लम होती है, ऑक्सीजन कम रहती है एयर में। क्योंकि ऑक्सीजन एयर में कम है तो यानी उसका जो पार्शियल प्रेशर रहेगा जब हम उसको इनहेल करने की कोशिश करते हैं वो कम रहेगा और उसकी सॉल्युबिलिटी ब्लड में कम होगी। इससे क्या होगा कि ऑक्सीजन कम पहुंचेगा सेल्स में, टिश्यूज़ में, और इससे बहुत जल्दी फटीग आती है, ठीक है। कभी कभी ये जो कंडीशन है वो वर्स भी हो सकती है ना, क्योंकि इसमें क्या है, नेसल कैविटी के कुछ जो आपके मसल्स हैं वो रप्चर हो सकते हैं। आप बहुत तेज़ी से एयर को लेने की कोशिश करते हैं और यहाँ पर फटीग काफ़ी ज़्यादा होती है बिकॉज आपको ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है, ठीक है। अनकॉन्शियसनेस हो सकती है इससे, इसको हम एनोक्सिया भी बोलते हैं, प्रॉब्लम है। फिर है इन डीप सी डाइविंग, ठीक है। एक प्रॉब्लम होती है बच्चों, द बेंड्स की प्रॉब्लम। ये क्यों होती थी, इसको ठीक कर लिया गया अभी, है ना। तो इसमें हेनरी लॉ का एप्लीकेशन है, कैसे समझेंगे। देखिए, पहले जो सी डाइवर्स जो ऑक्सीजन सिलेंडर या एयर जो लेके जाते थे इनहेल करने के लिए, है ना, अंदर लिक्विड सी में, तो उसका ये मिक्सचर होता था। नॉर्मली एयर में 78% नाइट्रोजन होता है, 21% ऑक्सीजन होता है, तो ये लेके जाते थे। अब इससे क्या है कि देखिए, जब वो काफ़ी डेप्थ पे चले जाते हैं सी डाइवर्स, तो वहाँ उनकी बॉडी के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर रहता है वाटर का। बहुत ज़्यादा प्रेशर होने से क्या होता है कि जब वो ऑक्सीजन जो वो एयर लेकर गए हैं सिलेंडर के अंदर, उसे इनहेल करते हैं, तो उसमें नाइट्रोजन ज़्यादा होने से उसकी सॉल्युबिलिटी भी ज़्यादा होती है ब्लड में, वो ज़्यादा डिज़ोल्व हो जाती है। और जब वो ऊपर आते हैं सरफेस के ऊपर पानी की, तो इसका डिसोल्यूशन डिक्रीज़ होता है बिकॉज अब उनकी बॉडी के ऊपर कम प्रेशर है ना। तो सॉल्युबिलिटी क्या होगी, इसकी डिक्रीज़ होगी, बहुत तेज़ी से सेल से, टिश्यू से बाहर आती हैं और इसके कारण क्या हो जाता है, ये ब्लड फ्लो को रोकती हैं, ब्लड वेसल्स में बबल्स बन जाते हैं अंदर। इससे क्या होता है, अनकॉन्शियसनेस आती है, ब्लड फ्लो रिस्ट्रिक्टेड हो जाता है कुछ पार्ट्स में, और कभी कभी क्या होता है, इंटरनल ब्लीडिंग भी होती है। तो ये बहुत डेंजरस प्रॉब्लम है, इसको हम बोलते हैं द बेंड्स, ठीक है। तो याद रखिए, इससे क्या हो सकता है, जो सी डाइवर है वो सरफेस पे आते आते अनकॉन्शियस हो सकता है। इसको दूर कैसे किया गया बच्चों, अब देखिए यहाँ पे जो नया मिक्सचर है, आई मीन इस मिक्सचर से जो है अब वो इनहेलिंग जो एयर है वो बनाई जाती है। वो क्या है, 56.2% नाइट्रोजन, यानी कम कर दिया गया नाइट्रोजन को, ऑक्सीजन थोड़ा बढ़ाया है 32.1, और हीलियम क्या है 11.7। अब हीलियम क्या है, देखिए इसके बहुत छोटे एटम, बहुत छोटा साइज, तो ये वो प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करती जो नाइट्रोजन क्रिएट करती, यानी बबल फॉर्मेशन, है ना, या ब्लड को रिस्ट्रिक्ट करना, ठीक है। दूसरा क्या, ऑक्सीजन ज़्यादा है तो इट हेल्प्स इन मोर रेस्पिरेशन, तो उससे एनर्जी मिलेगी। नाइट्रोजन का जो अमाउंट कम किया है उससे क्या हो रहा है कि जो सॉल्युबिलिटी का जो इशू था, बहुत ज़्यादा सॉल्युबल हो रही थी, बबल्स बन रहे थे, है ना, रिस्ट्रिक्टेड ब्लड फ्लो हो रहा था, कुछ कंडीशन पे इंटरनल ब्लीडिंग जब बहुत तेज़ी से बाहर निकलती है ना, वो हो रही थी, तो वो नहीं हो पाए क्योंकि हमने नाइट्रोजन का अमाउंट कम कर दिया है, इसलिए इसकी सॉल्युबिलिटी भी कम रहेगी। और हीलियम यहाँ पे वो प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करेगा जो नाइट्रोजन क्रिएट कर रहा था, बिकॉज नाइट्रोजन का साइज N2 है ना, काफ़ी बड़ा होता है कंपेयर टू हीलियम, राइट। तो इस तरीके से द बेंड्स की प्रॉब्लम को करेक्ट किया गया है और इसमें हेनरी लॉ का एप्लीकेशन है। आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आए होंगे। थैंक यू।